हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से परिवार बोधि इंस्टीट्यूट पर। तो हम लोग क्या देख चुके हैं पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन के तौर पर या समझ चुके हैं कि ज्योग्राफी में जो क्वेश्चंस आते हैं उन प्रश्नों को कैसे हमें डील करना है और किस तरीके से अपने प्रश्नों के जो आंसर हैं वो कैसे डायनामिक अप्रोच रखते हुए अपने आंसर्स को वहां पर लिखने के प्रयास करने हैं। ठीक है, कौन कौन से आयाम हैं जिन आयामों को जरूर शामिल करना है। जैसे डेफिनेशन के तौर पर हमें अपने पास रेडीमेड मटेरियल रखना है। दूसरा, जब ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर मैप्स वगैरह का जहां स्कोप मिलता है वहां मैप्स वगैरह का यूज जरूर करना है। ठीक है, तो एक चीज समझी हमने कि मैप जरूर बनाने हैं और स्पीड में बनाने सीखने हैं। दूसरी चीज समझी कि इंट्रोडक्शन के तौर पर जो भी जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत जो घटनाक्रम होते हैं, जैसे जो भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, सुनामी हो गया, ये सारे जो कीवर्ड्स हैं इन पर हमारे पास में एटलीस्ट एक डेफिनेशन तैयार रहनी चाहिए। और वो डेफिनेशन कैसे बनानी है, कल की क्लास अगर नहीं देखी तो कल की क्लास पहले देख लेना, वहां पर अच्छे से समझा दिया गया था कि वो डेफिनेशन कैसे आप तैयार रख सकते हो अपने पास एक चार्ट के माध्यम से ही, जहां पर हमने इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक दोनों फोर्सेस देखे थे। और एंडोजेनेटिक फोर्सेस में ही हमारी जो पर्वत निर्माण की है, जैसे मान लो वलित पर्वत पर आ जाता है तो वलित पर्वत के बारे में हमने सीधे वहां डेफिनेशन बनाई। सुनामी पर आया, भूकंप पर आया, ज्वालामुखी पर आया, सीधे हमने वहां से डेफिनेशन बना दी उस चार्ट से ही। और फिर आगे की जो प्रश्न की डिमांड होगी वो मेन बॉडी पर वहां पर हिट करना शुरू कर देंगे। क्लियर? तो आज शुरू करते हैं हम लोग कि जब हमने कल देखा तो वहां समझे थे कि भैया जो हमें आज के समय अर्थ के ऊपर हमें, जैसे मान लीजिए अर्थ में महाद्वीप जो दिखाई दे रहा है, जो कॉन्टिनेंट्स दिखाई दे रहे हैं, महासागर दिखाई दे रहा है, तो बोले इसका निर्माण कैसे हुआ होगा। जो हमें भूकंपी घटनाएं दिखाई दे रही हैं, पठार दिखाई दे रहे हैं, इन सभी का निर्माण कैसे हुआ होगा। आज से 20 करोड़ साल पहले की सोचो कि वहां पर जो हमारे ये भूगोलवेत्ता हुआ करते थे तो ये सब बैठे होकर के क्या सोचते होंगे यार, है ना। तब तो ऐसी तकनीक भी नहीं थी, तो बैठकर तब सोच रहे थे। उसी में एक महोदय है हमारे वेगनर महोदय, और हमारे एग्जाम में देखो क्वेश्चन आया हुआ है सीधा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में बताइए, यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो थ्योरी है इसके बारे में सीधा एग्जाम में पूछा गया है। और जो इसके संदर्भ में, इस थ्योरी के संदर्भ में वेगनर महोदय ने जो साक्ष्य दिए हैं उन पर चर्चा करनी थी। तो ये एग्जाम का हमारे क्वेश्चन था। अब इसको समझते हैं कैसे इस एग्जाम में अगर ये प्रश्न आता है, दोबारा रिपीट होता है तो कैसे डील करना है। ठीक है, तो किस बेस पर देखो ये सिद्धांत आया है इसको समझ लेते हैं यहाँ पर, ताकि लिखने के दौरान आपके पास में कॉन्सेप्चुअल जब क्लैरिटी रहेगी तो लिखने में आपके पास पॉइंट्स जनरेट हो जाएंगे अच्छे से। जैसे वेगनर महोदय थे, तो वेगनर महोदय एक देखा जाए तो क्लाइमेटोलॉजी के एक जानकार थे, ठीक है, जलवायुवेत्ता थे वो। लेकिन इन्होंने देखा कि भाई जो जलवायु विषुवत रेखा क्षेत्र में पाई जानी चाहिए, वो जलवायु विषुवत रेखा क्षेत्र के साथ साथ ध्रुवीय क्षेत्रों के भी कुछ गुण जो होते हैं वो यहाँ विषुवत रेखा पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस आधार पर इन्होंने बैठे बैठे इनके दिमाग में ये रहा कि यार कुछ तो बात रही होगी इसके पीछे। बोले इसी संदर्भ में इन्होंने बोला कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी निकल कर आई, महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी निकल कर आई, इसको समझते हैं। जैसे जो नॉर्थ अमेरिका दिख रहा है, साउथ अमेरिका दिख रहा है, अफ्रीका का भाग दिख रहा है, ये क्षेत्र दिख रहा है, ये मैप दिख रहा है, रफली एक मैप बना लो। तो ये जो नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, सारे पार्ट दिख रहे हैं। बोले ये जो अभी के समय, वर्तमान समय में ये सारे महाद्वीप जो मौजूद हैं, इन महाद्वीपों का कभी विस्थापन हुआ होगा। बोले विस्थापन हुआ होगा, कभी ये पास पास रहे होंगे, और आगे चल के आज जो हमें दिखाई दे रहा है ये विस्थापित होने के बाद, ड्रिफ्ट होने के बाद में ये जो संरचना है, जो विश्व का मैप देखते हो, ये संरचना हमें दिखाई दे रही है। ये इन महोदय का मानना था। ठीक है, अब बोले इसके पीछे इनसे सवाल किए जाएंगे कि ऐसा कैसे भैया सोच सकते हो तुम, और इसके पीछे अगर ये थ्योरी दे रहे हो, ये सिद्धांत दे रहे हो, तो क्या कारण है ना। इसके पीछे तुम्हें कुछ कारण बताने पड़ेंगे, और कारणों के साथ कि ये ड्रिफ्ट हुआ तो कैसे हुआ, ये पहले कारण बताओ। और कारण बताने के साथ फिर वेगनर महोदय से बोला जाएगा कि इसका कुछ साक्ष्य है, प्रूफ क्या है तुम्हारे पास। जनता प्रूफ मांगती है, बोले प्रूफ है, अभी हम तुमको प्रूफ देंगे, शांति से सुनना। और वही सारी चीजें आपको जब ये थ्योरी के बारे में लिखना है, कॉपी पर जब लिखना है, तो इसी फ्रेमिंग पर ही लिखते चले जाना है। पहले बताना है कि भैया ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी होती क्या है। तो उन्होंने बताया कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है, अभी पृथ्वी की उत्पत्ति का मतलब यह है कि कार्बोनिफेरस युग तक पृथ्वी कैसी थी, उसके बाद जो वर्तमान समय में जो महाद्वीप बने हैं, जो संरचना दिखाई दे रही है, जो हमें प्रमुख महाद्वीप दिखाई देते हैं, इन महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ। ठीक, ये सारी बातें ही जो बताई गई हैं वो वेगनर महोदय के इस थ्योरी के अंतर्गत बताई गई हैं। और पहली ऐसी व्याख्या थी, पहले अलग अलग तरीके से व्याख्याएं की जाती थी, और ये पहली ऐसी व्याख्या थी, बहुत ऑर्गेनाइज थी। तो कहा जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अगर पहली कोई संगठित व्याख्या की गई थी तो वह कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी। इसीलिए एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया। समझ में आया कि पूछा क्यों गया है, क्योंकि अपने आप में यह पहली एक ऑर्गेनाइज थ्योरी थी, एक पहली संगठित व्याख्या थी। तो पहली चीज ये वहां पर मेंशन करते हुए फिर आपको बताना है कि ये थ्योरी जो दी गई है, इस थ्योरी के संदर्भ में उन्होंने क्या व्याख्याएं की। सबसे पहले इन्होंने बताया कि कार्बोनिफेरस जब युग रहा तो उस युग तक एक बहुत बड़ा जो है जलीय खंड हुआ करता था। ठीक है, जलीय भाग हुआ करता था। उस जलीय भाग को क्या कहा जाता था, उस जलीय भाग को पैंथालसा कहा जाता था। जैसे ये पूरा का पूरा भाग जलीय खंड है, जो जो जलीय स्थल है उसको बोलते थे हम पैंथालसा, और इसी पर जो स्थल खंड हुआ करता था। अभी ये समझ लो जितने महाद्वीप अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया अलग दिखाई दे रहा है,
और जो यूरेशिया है ये अलग दिखाई दे रहा है। बोले ये सब पहले कैसे थे? ये सब पहले एक थे, ठीक है? ये सब पहले आपस में जुड़े हुए थे और उस जुड़े हुए भाग को क्या कहा जाता था? पैंजिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पैंजिया। ध्यान से सुनना और ये फिगर तुरंत बना देना है भैया। बीच में आपको पैंजिया बनाना है, लिखना है, और इधर साइड में आपको पैंथालसा बताना है। फिर आगे चलकर हुआ क्या? आगे चलकर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। अब उस गुरुत्वाकर्षण बल के चलते जो आपका दो भागों में स्थलखंड विभाजित होता है और एक भाग ऊपर का कहलाता है आपका अंगारा लैंड, नीचे का भाग कहलाता है गोंडवाना लैंड। ठीक, समझने की कोशिश करना। इनकी जो थ्योरी है ना, इनकी थ्योरी कैसे पृथ्वी पर जो एक बहुत बड़ा स्थलखंड का भाग था, महाद्वीप का बहुत बड़ा स्थलखंड का भाग था, आज ये अलग अलग महाद्वीपों में कैसे टूटा हुआ है। बोले सबसे पहले अपने आप में वो भाग था पैंजिया। सबसे पहले वो बड़ा स्थलखंड क्या था? पैंजिया कहलाता था। फिर यही पैंजिया जो है दो भागों में टूटता है। ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते, पृथ्वी के जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है पृथ्वी पर, उसके चलते ये दो भागों में टूटता है, एक नॉर्थ की ओर, एक साउथ की ओर। तो नॉर्थ की ओर जो भाग गया वो अंगारा लैंड है, साउथ की ओर जो भाग गया वो गोंडवाना लैंड है। तो स्थलखंड के बीच में जो जल भर गया, उस भरे हुए जल को ही क्या कहा गया? टेथिस सागर कहा गया। ठीक, समझ में आया? बहुत आसान शब्दों में समझते चलना कि भैया वेगनर महोदय कैसे बता रहे हैं। ठीक, ऐसे समझ लो। तो वेगनर महोदय ने कहा कि देखो ये स्थलखंड दो भागों में टूटा, नॉर्थ वाला भाग कहलाया अंगारा लैंड, साउथ वाला भाग कहलाया गोंडवाना लैंड, और बीच में जो पानी भर गया वो कहलाया टेथिस सागर। ठीक, तो ये फिगर बना दिया तुरंत। पहला फिगर बनाया कौन सा? पैंथालसा और पैंजिया का। दूसरा फिगर बनाया अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का। दो चीजें यहाँ पर डिस्क्राइब की। अब भैया अभी वर्तमान समय में स्थिति ऐसी तो है नहीं अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जैसी। बोले फिर कैसी है? बोले अभी स्थिति है कि ये अंगारा लैंड भी आगे और भागों में टूटता है, तो गोंडवाना लैंड भी टूटता है। तो अलग अलग हमें जो महाद्वीप हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, वो दिखाई देते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो बोले कैसे फिर? बोले ये कैसे हुआ? बोले समझो, यहाँ पर दो तरीके के फोर्स यहाँ पर काम किए, जिसके चलते वर्तमान समय में जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। बोले दो फोर्स कौन से हैं? पहला था पोलर फ्लूइंग बल। ठीक है, पोलर फ्लूइंग फोर्स जो था, इसके चलते विषुवत रेखा की ओर जो बल लगा, ध्रुवों से जो विषुवत रेखा की ओर बल लगा, इसके कारण जो हमें कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे विषुवत रेखा पर जाओगे तो हमें कॉन्टिनेंट क्या है? नॉर्थ अमेरिका हो चाहे साउथ अमेरिका हो चाहे अफ्रीका हो, तो ये सारे कॉन्टिनेंट आपको नॉर्थ और साउथ में किसके आसपास दिखाई देते हैं? सब के सब विषुवत रेखा पर ही आपको दिखाई देते हैं। बोले ये सारे जो है किस कारण से? पोलर फ्लिंग फोर्स लग रहा था, जिसके कारण जो सारे के सारे जो भी आपको कंटिनेंट हैं वो विषुवत रेखा के आसपास दिखाई दे रहे हैं। पहला इन्होंने ये बताया। दूसरा इन्होंने कहा कि भैया बताओ, जब ये आपका अंगारा लैंड है मान लो, तो अंगारा लैंड से जब आप यूरोप वाला क्षेत्र है, यूरेशिया वाला क्षेत्र है, और यूरोप से जब आप पश्चिम, जो आप नॉर्थ अमेरिका की ओर जाओगे, तो बोले फिर ये वेस्ट की ओर, पश्चिम की ओर क्यों हो रहा है भैया? ये बताओ, ये जो महाद्वीप टूट करके पश्चिम की ओर क्यों गए? तो वेगनर महोदय इसका क्या जवाब देते हैं? बोले एक फोर्स तो हमने बता दिया तुमको कि विषुवत रेखा के आसपास चारों ओर ही क्यों दिखाई देते हैं कॉन्टिनेंट। बोले पोलर फ्लीइंग फोर्स। ठीक है। दूसरा इनसे पूछा गया कि जो यूरोप वाला जैसे स्थलखंड था, उसके बाद विस्थापन जो हुआ होगा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ये पश्चिम की ओर गए होंगे। बोले क्यों? बोले देखो, ज्वारी फोर्स जानते हो, टाइडल फोर्स। बोले क्या होता है? बोले पृथ्वी जब घूमती है, बोले हाँ घूर्णन करती है। कैसे करती है? बोले पश्चिम से पूरब घूमती है। बोले हाँ। तो पश्चिम से पूरब की ओर जब घूर्णन कर रही है, तो बोले जो टाइडल फोर्स है, जो चंद्रमा से लगता है या सूर्य से लगने वाला जो फोर्स होता है, तो वो उसको, जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व जा रही है, तो टाइडल फोर्स किधर लगेगा? पूरब से पश्चिम की ओर। तो बोलो ये जो, यही फोर्स, टाइडल फोर्स के चलते ही जो समुद्रों में देखते हो ना, इसी टाइडल फोर्स के चलते ही महाद्वीप का भी विस्थापन होगा पश्चिम की ओर। ठीक समझे? इनका ये तर्क था। ये देखो, इसकी आलोचना होगी, याद रखना। अभी खाली समझो। अभी वेगनर महोदय को समझो कि क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मत समझो कि तुरंत आलोचना करने बैठ गए। आलोचना तो अभी आगे इनकी की ही जाएगी इसी चीज के लिए। भैया ये क्या बता रहे हो कहानी तुम? ये वाला जो टाइडल फोर्स है इतना ज्यादा कैसे लग सकता है? लेकिन अभी तब तक तो समझा ही रहे थे ना ये। अब चूंकि जलवायु वैज्ञानिक थे वो, ठीक है, अब जो भूगोलवेत्ता रहेंगे वो इस चीज की आलोचना करेंगे अभी। तो अब इन्होंने बताया कि ये जो टाइडल फोर्स लग रहा है ना चंद्रमा से, इसने महाद्वीपों को पश्चिम की ओर खींचा, क्योंकि पृथ्वी जा रही थी पश्चिम से पूर्व की ओर। बोले इसी के चलते ही जो नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, ये अलग आपको दिखाई देते हैं अफ्रीका से और इनसे। ठीक, बोले इन्हीं से अलग हुए हैं। समझ में आया? इन्हीं से, यूरेशिया से या अफ्रीका से ही ये अलग होकर के पश्चिम की ओर गए हैं। क्यों गए हैं? इस ज्वारी फोर्स के चलते, टाइडल फोर्स के चलते। क्लियर? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी समझा पाया है ना? आपको समझा पाया? वेगनर महोदय ने ऐसे ही तब लोगों को समझा दी। हालांकि बाद में लोगों ने आलोचना करनी शुरू की, तो उसके बाद ही जो हमें ये वर्ल्ड का मैप तैयार होता है, ये वर्ल्ड मैप हमें मिल जाता है। तो कौन कौन से रास्तों से होकर आई कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी? पहली इन्होंने बताया कार्बोनीफेरस तक पैंजिया और पैंथालसा वाली स्थिति थी। फिर अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड अलग अलग हुए ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते। फिर उन्होंने तीसरे स्टेप पर बताया कि दो फोर्स काम कर रहे थे, पोलर फ्लीइंग बल, दूसरा था टाइडल फोर्स। ठीक है, ज्वारी बल। इसके कारण ही अभी वर्तमान समय में जो कॉन्टिनेंट्स दिखाई देते हैं, ये संरचना हमारी बनी है। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी समझाने में सहज, आराम से समझ में आई? अब लिख लोगे। अब इसके बाद वेगनर महोदय यहीं तक तो नहीं रुकेंगे। लोग कहेंगे भाई ठीक है, चलो तुम्हारी बात मान ली हमने, लेकिन तुम्हारी बात हजम नहीं हो रही है।
बोले अभी हजम करा रहे हैं। हजम कैसे कराएंगे? बोले साक्ष्य देकर के। बोले क्या प्रूफ है? बोले प्रूफ पहला है जिग्सॉ इफेक्ट। जिग्सॉ फिट क्या होता है? देखो जिग्सॉ फिट सीधा होता है, जब आप नॉर्थ अमेरिका का स्ट्रक्चर देखोगे, ठीक है, साउथ अमेरिका का, तो साउथ अमेरिका का जब स्ट्रक्चर देखोगे और उसके बाद जब अफ्रीका का देखोगे, तो ये अफ्रीका में आप देखना ध्यान से सेट हो रहा होगा, ठीक है। जिग्सॉ जो फिट है इसी को बोला जाता है कि ये जो जिग्सॉ है, जो संरचना बन रही है यहाँ पर देखो बनी हुई है, दक्षिण अमेरिका का जो भाग है वो अफ्रीका के पार्ट में फिट हो रहा है। तो ये जिग्सॉ फिट दिखाता है कि पहले कहीं ना कहीं ये जो पार्ट है एक में रहा होगा और तभी अलग हुआ, तभी दोनों के कोने की संरचना, जैसे भाई एक की संरचना ऐसी है और फिर एक की संरचना ऐसी है साउथ अफ्रीका की, तो बताओ ये चीज इसमें फिट हो रही है कि नहीं हो रही है? तो इसी को बोला जाता है जिग्सॉ फिट। तो पहला साक्ष्य इन्होंने दिया जिग्सॉ फिट का, ठीक, समझ में आया। दूसरा है कि दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट और अफ्रीका के पश्चिमी तट पर जो फॉसिल्स मिले हैं उसमें समानता कैसे हो सकती है? जब मैप बनाते हो तो देखो ध्यान से देखना, ठीक, रफ मैप देखते हैं, तो ये जैसे अफ्रीका का, बीच में इसके तो अटलांटिक महासागर है कि नहीं है? बोले यहाँ पर अफ्रीका के यहाँ पर इस क्षेत्र में पाए जाने वाले जो फॉसिल्स हैं और ये जो अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, इसके इस क्षेत्र में पाए जाने वाले फॉसिल्स, इसमें सिमिलरिटी कैसे हो सकती है? तो कभी ना कभी तो एक पास रहे होंगे ना, तभी तो दोनों के जीवाश्म अलग अलग हैं, जबकि इसके बीच में तो अटलांटिक महासागर है। बोले हाँ ठीक है, दूसरी समरूपता यहाँ पर मिली। देखो तीसरी, देखो वनस्पतियों में एकरूपता, देखो जलवायु वैज्ञानिक है इसीलिए सारे इनके तथ्य भी वैसे ही रहेंगे। बोले वनस्पतियां, अब वनस्पतियों में देखा जाए तो जो ग्लोस्पोटेरिस, ठीक है, ग्लोस्पोटेरिस जो है आपकी वनस्पति है इसमें एकरूपता पाई जाती है। नदियों के निक्षेप हैं, हिमनद निक्षेप हैं। अब जैसे सोने के भंडार की बात की गई, तो यहाँ पर आपको जो साउथ अमेरिका में ब्राजील दिख रहा है और यहाँ पर गिनी का तट दिख रहा है अफ्रीका में, तो इन दोनों ही जगहों पर सोने के जो भंडार मिल रहे हैं, ये सोने के भंडार मिलने का क्या मतलब है ना, कभी न कभी ये क्षेत्र जो है एक रहे होंगे, तभी कि दोनों जगहों पर सोने के भंडार पाए जा रहे हैं। बोले बिल्कुल ठीक बात है, तो ये इनके साक्ष्य थे, ये इन्होंने प्रूफ दिए उस समय के लिए कि भैया वेस्ट की ओर विस्थापन तो हुआ ही होगा, या इस महाद्वीप का विस्थापन तो हुआ ही होगा, ठीक। लेकिन अब बात आती है आलोचना की। देखो समझो यहाँ पर जो विस्थापन वाला था ना, विस्थापन वाला कॉन्सेप्ट इनका आगे चल के कई थ्योरीज आएंगी जो इसको सही साबित करने की कोशिश करेंगी, ठीक, अभी समझेंगे इस चीज को भी, ठीक बताएंगे, हाँ ठीक है सही बात कही। लेकिन जो कारण दिए ना आप, कारण जो बल वाला दिए, फोर्स वाला, जैसे टाइडल फोर्स का दिए, अब टाइडल फोर्स वाला जो कारण दिए हो, ज्वारीय बल में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो महाद्वीपों को जो है विस्थापित कर सके। तो इसी कारण से इनकी सबसे बड़ी जो आलोचना होती है वो महाद्वीपों के विस्थापन को लेकर के होती है। क्लियर, समझ में आया? और गति की दिशा जो है उसको भी स्पष्ट नहीं कर पाए। तो ये हो गया इनका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो आलोचना बहुत सीमित शब्दों में करनी है, क्योंकि यही जो विस्थापन है, यानी कि कभी एक रहे होंगे और आज के समय अलग अलग दूर दूर जा रहे हैं, ये वाली थ्योरी आगे आएंगी आपकी जब संवहनी धारा, संवहनी तरंगों की लेकर के जब थ्योरी दी जाएगी, ठीक है, आर्थर होम्स के द्वारा, जो संवहनी तरंग, कन्वेंशनल जो आपकी वेव्स होती हैं, इनको लेकर जो थ्योरी दी जाएगी, उसमें भी समझाया जाएगा कि पृथ्वी के नीचे से भैया जब रेडियो एक्टिव घटनाएं हो रही हैं, ठीक, समझने की कोशिश करना, तो जो रेडियो एक्टिव घटनाएं पृथ्वी के धरातल नीचे होती हैं, तो उसके कारण ही संवहनी तरंगे आती है, और संवहनी तरंगे ही आगे आकर के क्या करती हैं, ये दूर दूर ले जाती हैं कॉन्टिनेंट्स को, सतह को, क्रस्ट को। ऐसे समझो, जैसे एग्जाम्पल ले लो, चाय जब बनाते हो तो चाय जब उबालते हो तो नीचे जब चाय गर्म होती है तो बाहर आती है, और बाहर आकर के किनारे किनारे के भाग को क्या करती है, बाहर नीचे गिराती कि नहीं गिराती है? तो ऐसे भी संवहनी तरंगे ऐसे समझो नीचे से आएंगी और फिर ऊपर की ओर साइड में दूर दूर ले जाएंगी, ठीक है, ऊपर आकर के उन्हें दूर दूर ले जाने की कोशिश करेंगी। तो ये जो है कन्वेंशनल थ्योरी दी गई उस टाइम पे, और नीचे बताया गया कि रेडियो एक्टिविटी हो रही है, रेडियो सक्रियता नीचे हो रही है, जिसके चलते ही नीचे गर्म होता है आपका मेंटल, और वो बाहर आता है और बाहर आकर के ऐसे सतह को या क्रस्ट को आपका दूर दूर ले जाने का प्रयास करता है। ये संवहनी तरंगे जो उत्पन्न होती है, ठीक, उसके माध्यम से ये थ्योरी सेट हो जाती है कि हाँ भैया दूर तो जा रही हैं, लेकिन कारण यहाँ पर बल नहीं है। कारण क्या बताया गया था? कॉन्वेंशनल जो वेव्स थी, संवहनी जो तरंगे थी। ऐसा ही एक सिद्धांत आता है सागर नीतल सिद्धांत, ठीक है, सी फ्लोर। अब बोले देखो सी फ्लोर जो है, अब जो सिद्धांत दिया गया, स्प्रेडिंग सिद्धांत दिया गया, तो इसमें भी यही बताया गया कि जब प्लेटें दूर दूर जाती हैं, तो दूर दूर जब प्लेटें जा रही हैं, इसके कारण जो मैग्मा है नीचे से गर्म होता है तो ऊपर आता है, ऊपर आकर ठंडा होता है तो क्रस्ट का निर्माण होता है, जिसके चलते सागर जो है उसका स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, सागर नितल जो है उसका प्रसरण हो रहा है। तो सागर नितल प्रसरण सिद्धांत यहीं से आया, और यहीं से ये वाली थ्योरी भी क्लियर हो गई कि जैसे जब अटलांटिक महासागर वाला जब क्षेत्र देखा हमने, तो अटलांटिक महासागर के क्षेत्र में यहाँ पर जैसे यहाँ पर ही आपका सी फ्लोर वाला स्प्रेडिंग वाला कॉन्सेप्ट लागू हो रहा है। तो ये सतह जब दूर दूर जा रही हैं, तो यहाँ पर जो महासागर का सरफेस है उसका भी साइज बढ़ रहा है, और साथ में दोनों दूर दूर जा रहे हैं, कभी तो दोनों पास पास रहे होंगे। तो बस
ये सारी थ्योरीज जो थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को सही साबित कर रही थी। बस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को क्रिटिसाइज इस बात पर किया गया था, उनका क्रिटिसिज्म ज्यादातर इसी बात पर था कि जो इन्होंने फोर्सेस बताए ना पीछे के, तो वो फोर्सेस जो थे वो ठीक नहीं थे, वो गलत थे। इसके और दूसरी क्रिटिसिज्म थी कि कार्बोनिफेरस से पहले की स्थिति इन्होंने स्पष्ट ही नहीं की। ठीक, समझ में आया? अब आगे चलते हैं। इसके बाद अब जैसे हमने देखा सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी आई, इसमें कन्वेंशनल वेव्स की थ्योरी आई, ये सारी थ्योरीज आकर के जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी वेगनर महोदय की, इसको ठीक साबित करने की कोशिश कर रही थी। अब आते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के कोई और ऐसी थ्योरी आती है, बोले इन्हीं सबको मिला जुला करके, इन सब थ्योरीज को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने एक सबसे शानदार थ्योरी दी, वर्तमान समय में सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त जो थ्योरी है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पर हमारे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आया है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से आप क्या समझते हैं और इसके प्रमुख किनारों का वर्णन कीजिए। मतलब इसकी जो बाउंड्रीज हैं, जो प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स की बाउंड्रीज का वर्णन करना है। तो इसमें तो सीधा सीधा ही बता देना है और कितनी प्रकार की बाउंड्री होती है और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या होती है। ठीक, तो इसमें तो सीधा बताना है, लेकिन एक बात समझने की यहाँ पर कोशिश करनी है। इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को जब हम करेंगे तो इससे कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और जो इसी से जुड़े हुए हैं। अगर इसको समझ लिया तो कई सारे प्रश्नों को यहाँ पर हम साथ में सॉल्व कर लेंगे और समझेंगे कहाँ पर इस थ्योरी की जो बाउंड्रीज हैं या इस थ्योरी में जो बातें बताई गई हैं वहां पर कैसे किसी प्रश्न को जोड़कर आपसे पूछा जा सकता है। इसको आज के इसमें ये भी समझने की कोशिश करनी है। तो चलो फिर समझते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को। सबसे पहले तो प्लेट पता होना चाहिए पहले। टेक्टोनिक तो मतलब समझ में आ रहा होगा, जो मूवमेंट होता है, स्लो मूवमेंट जो होता है, पढ़ा था ना हमने वहां पर। जो टेक्टोनिक मूवमेंट्स होते हैं, पटल विरूपण जो संचलन होता है, उसके बाद जो टेक्टोनिक मूवमेंट्स होते हैं, उसमें ही पृथ्वी पर होने वाले जितने भी जैसे महासागरों पर, जब महाद्वीपों पर जो उत्थान और पतन हो रहा है या फिर निमज्जन या निर्गमन हो रहा है, वो सारा का सारा किसके चलते हैं? टेक्टोनिक मूवमेंट्स के चलते हैं। लेकिन यहाँ मूवमेंट किसका हो रहा है? प्लेटों का हो रहा है। अब प्लेटों से पहले सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए प्लेटें क्या होती है ना। प्लेट क्या होता है? देखो, पृथ्वी पृथ्वी आप देख रहे हो। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना को थोड़ा समझने की कोशिश करना तो प्लेट समझ में आ जाएगी। जैसे ये दिख रहा है प्लेट, एक पृथ्वी से ही एक समझ लो तुमने 3D में एक आयाम काट लिया और यहाँ पर पृथ्वी का यह सबसे ऊपरी परत है। ठीक, अब ऊपरी परत के भाग को और ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। और उसके नीचे जो भाग होता है उसको मेंटल, और सबसे सेंटर में जो होता है पृथ्वी के केंद्र, पृथ्वी में छेद करना है और अंदर घुसते चले जाना है। तो सबसे पहले ऊपर का भाग जो रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा? क्रस्ट कहलाता है। क्रस्ट ऐसे समझो ना, संतरा है ना, संतरा को पृथ्वी समझो। अब संतरे के ऊपर का जो छिक्कल होता है ना उसका, तो जो छिलका है वो छिलका ही समझ लो, उसका क्या है? क्रस्ट है। उसके भीतर गए तो आपको मेंटल, और सबसे केंद्र में गए तो केंद्र में आपको क्रस्ट मिलेगा, कोर मिलेगा। ठीक है। अब ये प्लेट क्या होता है? प्लेट भाग जो होता है, जो ऊपर का स्थल जो आपका क्रस्ट है, और मेंटल का जो ऊपरी भाग है। ठीक, पृथ्वी है ना, पृथ्वी से ऐसे काट लिया एक भाग को। ठीक, अब एक भाग जो काटा है वो यहाँ पर ये दिया हुआ है। क्लियर, समझ में आया? अब समझ में आया? अब बोले ये देखो सेंटर है जो, तो ये तो अंदर बीच में कोर होगा, इसके ऊपर मेंटल होगा, और सबसे ऊपर भाग क्या होता है? ये जो सतह होती है वो क्रस्ट होती है। अब क्रस्ट वाला भाग और मेंटल का जो ऊपरी वाला भाग होता है, इसका जो वृहद खंड होता है, इसका वृहद खंड, बड़ा खंड जो होता है, उसी को प्लेट एक बोल दिया जाता है। ठीक है। और ये प्लेटें क्या होती हैं? ये प्लेटें, और यही आपका समझ लीजिए स्थल मंडल कहलाता है। क्लियर, समझ में आया? क्रस्ट और मेंटल के ऊपरी भाग का जो भाग होता है, जो ठोस रूप में एक दिखता है आपको, ये क्या कहलाता है? यही कहलाता है स्थल मंडल, जिसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। ठीक, क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। तो स्थल मंडल जो होता है, ये देखो महाद्वीप और महासागर दोनों में हो सकता है। जो प्लेटें हैं, समझना ध्यान से, वो महाद्वीपीय भी हो सकती हैं, महासागरीय भी हो सकती हैं। अभी इसी चीज को पहले समझ लो प्लेट को, और इस पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ये थ्योरी समझने में कठिनाई बिल्कुल नहीं होगी। तो जो हमें पूरी पृथ्वी दिखाई दे रही है, उसमें महाद्वीपीय प्लेट भी है, महासागरीय प्लेट भी है। क्लियर। और बोले वही जो स्थलखंड कहलाता है, और यही स्थलखंड जो है आपका दुर्बल मंडल के ऊपर जो संचलन तैरता रहता है। पृथ्वी का जो इसके नीचे का भाग जो मेंटल है ना, जो निचला मेंटल बचा, ये कैसा है भैया? लिक्विड फॉर्म में है, सेमी लिक्विड फॉर्म में है। तो इसके ऊपर ही ये ठोस वाला जो भाग है, जो प्लेटें हैं, जो प्लेटें बताई गई इस टेक्टोनिक थ्योरी में, इनका जो संचलन होता रहता है, इसी संचलन को ही क्या कहा गया है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में ही डिस्क्राइब किया गया है। सबसे पहले इन्होंने बताया कि पृथ्वी पर जो महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटें हैं, तो उसे ही स्थलखंड बोला गया। क्लियर, समझ में आया? स्थलखंड मतलब लिथोस्फीयर, और यही लिथोस्फीयर जो है दुर्बल मंडल के ऊपर संचलन करता है। दुर्बल मंडल मतलब जो एथनोस्फीयर है। ठीक, तो इस दुर्बल मंडल के ऊपर जो संचलन करता है, दुर्बल मंडल वही भाग है जो सेमी लिक्विड फॉर्म है पृथ्वी के अंदर, जो मेंटल का निचला वाला भाग है। क्लियर, समझ में आया? समझ में आया ये थ्योरी कैसे दी गई है? अभी तो हमने केवल ये समझ लिया है कि भैया ये जो कॉन्टिनेंट्स या महासागर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनकी प्लेट जो दिखाई दे रही है वर्तमान समय में, ये पृथ्वी के नीचे जो मंडल है इसके ऊपर तैर रही हैं। अब संचलन कर रही, मूवमेंट कर रही हैं, तो मूवमेंट किस तरीके से कर रही हैं, उसके पहले ये समझो कि ये प्लेट है कितनी। देखो यहाँ बताया गया कि मेजर जो प्लेट है वो 7 है,
और 7 मेजर प्लेट कौन सी हैं अभी समझो। 7 मेजर प्लेट तो अब आसानी से समझ पाओगे ना, जब ये हमें वर्ल्ड मैप पता बनाना आएगा। अब विश्व का मैप बनाया नहीं, 2 मिनट में एकदम बना करके देखो, दो बहुत स्पीड में बनाया, सीख लिया बनाना एकदम। और उसके साथ ही आप क्या कर सकते हो, उसके साथ आप ये भी बता सकते हो कि भैया कौन सी जो है, ठीक है थोड़े इधर स्पेस नहीं है तो ऑस्ट्रेलिया है वो। अब ये देखो इसमें समझो कि कौन सी हमारी जो 7 प्लेटें बताई गई हैं, किसमें, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में। तो वो 7 मेजर प्लेट कौन सी, छोटी छोटी प्लेटें बहुत सारी हैं, छोटी छोटी प्लेटें जैसे अरबिक प्लेट है, ये भी छोटी प्लेट में ही आता है। यहाँ पर कई सारी प्लेटें हैं जो स्मॉल प्लेट्स में आती हैं, ठीक। तो वो सब हटा दो, साइड में कर दो। अभी अभी हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में 7 मेजर प्लेट्स देखने वाले हैं। सबसे पहली मेजर प्लेट दिख रही है ये हमारी, कौन सी, नॉर्थ अमेरिका वाली प्लेट है, ठीक, समझ में आ रहा है। नॉर्थ अमेरिका वाली पहली प्लेट है, दूसरी साउथ अमेरिका वाली प्लेट है, तीसरी भैया ये जो यूरेशिया वाली, और यूरेशिया में बहुत ध्यान से बनानी है यूरेशिया प्लेट, भारत को छोड़ना है, क्योंकि यूरेशिया प्लेट में भारत नहीं आती है, ठीक। भारत अभी कहाँ आती है, अभी हम बताती है, ठीक। तो 3 हो गई, तीसरी हमारी यूरेशिया प्लेट, चौथी ये अफ्रीका वाली जो प्लेट है, ठीक। चौथी कौन सी प्लेट हो गई, अफ्रीका की। पांचवी कौन सी है, तो पांचवी देखो अब ध्यान से, ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है ये पांचवी प्लेट है, यानी कि इंडिया यहाँ पे आती, समझ में आता। तो देखो पहली हो गई कौन सी, नॉर्थ अमेरिका प्लेट, दूसरी साउथ अमेरिका प्लेट, तीसरी यूरेशियन प्लेट, चौथी ये अफ्रीकन प्लेट है, पांचवी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ये 5 प्लेट हो गई। और छठवीं कौन सी हो गई, छठवीं देखो यहाँ पर जो अंटार्कटिका प्लेट है, ठीक है। तो अब 6 ये प्लेट हुई, 6 प्लेट के साथ में हमें तो पता है 7 प्लेट होती हैं, बिल्कुल। तो इधर दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ प्रशांत महासागर है, इधर भी प्रशांत महासागर है। तो ये 7वीं जो है प्रशांत महासागर की प्लेट है। इसके साथ हमने एक चीज और समझ ली, जो प्लेट है, ये प्लेट्स देखो जो 6 हमें दिख रही हैं, ये महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों मिक्स प्लेट हैं, ठीक। इसमें देखो जो नॉर्थ अमेरिका वाली है, साउथ अमेरिका वाली है, चाहे यूरेशिया हो चाहे अफ्रीका हो, इसमें महाद्वीपीय भी प्लेट है, महासागरीय, यानी कि महाद्वीप का खंड भी है, महासागर का खंड भी है इस प्लेट का हिस्सा। लेकिन जो प्रशांत महासागर वाली ये जो 7वीं प्लेट है, ये पूरी की पूरी महासागरीय प्लेट है, ठीक। ये समझाने की कोशिश की कि एक मेजर प्लेट जो है महासागरीय है, बाकी महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों का अंश है। क्लियर, समझ में आया। बोले ठीक है। तो अब इसको समझ में आया, ओवरऑल तरीके से सातों प्लेट समझ ली। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में यही 7 बड़ी प्लेटें दिखाई गई हैं, जिसमें महाद्वीपीय प्लेट, समझ, महाद्वीपीय प्लेट किसकी बनी हुई है, ग्रेनाइट की, और महासागरीय प्लेट बनी होती है बेसाल्ट की। और बेसाल्ट में देखो आयरन होता है, और ग्रेनाइट में बेसिकली सिलिका होता है। तो ऐसे भी समझ लो, जब महाद्वीपीय और महासागरीय पास पास आएंगी, जो भारी प्लेट होगी, जैसे भारी कौन सी है, बेसाल्ट वाली, महासागर वाली, तो ये भारी प्लेट ही हमेशा नीचे जाएगी, ठीक। समझना, अभी बात को ऐसे समझने की कोशिश करना। तो ये बेसाल्ट की प्लेट क्यों भारी होती है, क्योंकि उसमें आयरन के तत्व होते हैं, और यहाँ पर ग्रेनाइट की प्लेट होती है, सिलिका के तत्व होते हैं, इसलिए महाद्वीप की प्लेट जो है हल्की होती है। तो इसको अभी आगे जब थ्योरी समझाई जाएगी, तो वहां पर समझाने के लिए कुछ बेसिक चीजें बताई जा रही हैं, इसको ध्यान से सुन लो। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पहली चीज हमने समझी कि जो लिथोस्फीयर है एथनोस्फीयर के ऊपर तैरता है, संचलन करता है, और लिथोस्फीयर मतलब जो स्थल मंडल है ध्रुव मंडल के ऊपर। दूसरी चीज समझी कि 7 मेजर प्लेटें बताई गई हैं, जो प्रमुख प्लेटें हैं। अभी इनको देखेंगे हम कि इन 7 मेजर प्लेटों पर जो हमें घटनाएं दिखाई दे रही हैं, यानी कि इनका जो संचलन हो रहा है, उसमें तो कन्वेंशनल जो वेव्स हैं इनके बारे में बता ही दिया गया, ठीक। किस आधार पर कन्वेंशनल वेव्स के चलते ये महाद्वीप जो है दूर दूर जा रहे हैं। दूसरी चीज है कहाँ हमें पर्वत दिख रहे हैं, कहाँ पहाड़, कहाँ ज्वालामुखी घटनाएं दिख रही हैं। जैसे प्रशांत महासागर के क्षेत्र में आप गए, जब रिंग ऑफ फायर बन रहा है, तो यहाँ पर भैया रिंग ऑफ फायर क्यों बन रहा है, कुछ तो कारण रहा होगा। तो इसको ही प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से परिभाषित किया गया, बहुत अच्छे से यहाँ पर परिभाषित कर दिया गया। कई भूकंप आ रहे हैं, जैसे हिमालय के क्षेत्र में वलित पर्वत जो है बन रहा है, इसके साथ यहाँ भूकंप आ रहे हैं, ज्वालामुखी क्यों नहीं हो रहा है भैया, इसको भी इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से बहुत अच्छे से समझा दिया गया। इसलिए कहा जाता है कि अभी के समय में सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त अगर कोई थ्योरी है, तो हमारे पास वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ही है, ठीक। क्लियर। अब आते हैं, इनकी बाउंड्रीज समझानी थी कि भैया ये प्लेटें जो हैं, ये जब 7 प्लेटें हैं, तो इनकी जो बाउंड्री है, इन बाउंड्रियों पर जो मूवमेंट हो रहा है, उन मूवमेंट्स को भी समझेंगे। उसके चलते जो स्थलाकृतियों का निर्माण हो रहा है, जो फिनोमिना हो रहा है, उसको समझ लेंगे। लेकिन अभी पहले तीनों बाउंड्रीज को समझते हैं। जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बतानी होगी, समझानी होगी, तो यही चीजें खाली बता देनी है। लेकिन इस थ्योरी से ही रिलेटेड कोई अगर घटना, फिनोमिना पूछ दिया गया, कोई लैंडफॉर्म्स के बारे में पूछ दिया गया, तो उसको भी देखो कहां कहां पर पूछा जा सकता है, इसको समझ लेते हैं। जैसे 3 प्रमुख बाउंड्री है हमें दिख रही है। पहली है अभिसारी, दूसरी है अपसारी, तीसरी है संरक्षी, ठीक। और अभिसारी जो होती है, इसको जैसे बोला जाता है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट मतलब समझ रहे हो ना, मतलब पास पास आ रही होंगी प्लेटें, कन्वर्ज हो रही होंगी। कन्वर्ज का मतलब क्या होता है, पास पास आना, एक पास आना। और अपसारी का मतलब क्या है, डाइवर्जेंट, मींस दूर दूर जाना। कहने का मतलब है यहाँ प्लेटें दूर दूर जा रही होंगी। तीसरा भैया है संरक्षी, पैरेलल, यानी कि यहाँ पर या तो ना तो पास पास आएंगी ना दूर दूर जाएंगी, एक दूसरे के पैरेलल समानांतर जो है मूवमेंट हो रहा होगा। क्लियर। तो 3 तरीके की आपको बाउंड्रीज दिखाई दे रही हैं, और 3 बाउंड्रीज प्लेटों की हैं। या तो प्लेटें पास पास आ सकती हैं, या प्लेटें दूर दूर जा सकती हैं, या प्लेटें पैरेलल मूवमेंट कर सकती हैं, 3 ही बात हो सकती है। और जो पास पास आती हैं उसको बोला जाता है अभिसारी, या आप बोलते हो जिसको कन्वर्जेंट।
जो दूर दूर जाती हैं उसको बोलते हैं अपसारी या बोलते हैं जिसको हम डाइवर्जेंट, और तीसरा होता है संरक्षित जिसको बोलते हैं पैरेलल। ठीक, ये तीनों ही सीमाएं समझानी है। अब जब प्लेटें पास पास आती हैं तो क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे जब आपका अभिसारी प्लेट संचलन हो रहा है तो अभिसारी प्लेट सीमांत पर क्या क्या चीजें हो रही हैं, उस बाउंड्री पर क्या क्या होता है। जैसे प्लेटें जब पास पास आएंगी, ठीक समझना, जब प्लेट पास पास आएगी तो वो प्लेट पास पास आने के बाद में कोई तो प्लेट होगी जो प्लेट नीचे जाएगी, और प्लेट नीचे कौन सी जाएगी, जो प्लेट जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, जो भारी होगी। पहले ही समझा दिया, महाद्वीप और महासागरी, अगर ये दो प्लेटें पास पास आ रही होंगी तो इसमें भारी कौन सी प्लेट होगी, बोले महासागर वाली, क्योंकि बसाल्ट है, बसाल्ट का मतलब वहां पर आयरन के निक्षेप हैं। तो इसी कारण से हमेशा देखना महाद्वीपीय और महासागरी प्लेटें जब टकराती हैं तो उसमें आपकी महासागरी प्लेट नीचे जाती है। क्लियर। और मान लो भैया, चलो एक जगह पर मान लिया महाद्वीपीय महासागरी हो सकती है, महासागरी महासागरी और महाद्वीपी महाद्वीपी, तो उसमें जो भारी प्लेट होगी वही प्लेट नीचे जाएगी। क्लियर, समझ में आया। तो बोले ठीक है, इसके बाद ये घटनाक्रम होती हैं। बोले कौन कौन से घटनाक्रम होते हैं, समझते हैं हम। देखो, या तो हो सकती है महासागरी महाद्वीपीय प्लेट। अब ये कहां पर है इसको समझो। अब इसको जोड़कर कैसे पूछा जा सकता है, इसको समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। जैसे जहां पर महासागरी और महाद्वीपीय प्लेटें टकरा रही होंगी तो वहां पर महासागर क्या हो रहा होगा, महासागरी प्लेट नीचे जा रही होगी। अब महासागरी प्लेट जब नीचे जाती है, इसको समझना, ऐसे फिगर से समझने की कोशिश करना तो आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे जब महासागरी प्लेट नीचे जाती है तो नीचे जाने के बाद पहले तो भ्रंशन होता है, टूटेगा पहले, है ना। तो पहले भ्रंशन टूटने के बाद क्या बनेगा, गर्त बनेगा वहां पर, तो महासागरी गर्त दिखाई देगा। अब गर्त होने के बाद में फिर क्या होगा, जब गर्त होने के साथ भ्रंशन की क्रिया होगी फिर वहां पर कंपन होगा। कंपन होने के साथ वहां भूकंप भी आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और फिर भूकंप आने के बाद यहाँ पर फोल्डेड माउंटेन्स भी आपको दिखाई देंगे। दिखाई देंगे, बोले हाँ बिल्कुल दिखाई देंगे। लेकिन ज्वालामुखी प्रक्रिया भी होगी, क्योंकि ये महासागरी प्लेट जब जाती है तो अधिक गहराई तक जाती है। क्यों, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, भारी ज्यादा होती है, तो ज्यादा गहराई तक जाएगी तो तापमान अधिक होगा, और तापमान बढ़ने के साथ में जो मैग्मा बाहर आएगा, इसके चलते यहाँ पर ज्वालामुखी प्रक्रियाएं भी होंगी। ठीक है, तो बोले ठीक, समझ में आ गया यहाँ से कि महासागरी महाद्वीपीय प्लेटें जब आपस में पास पास आती हैं, जब इनका अभिसारी प्लेट संचलन होता है, यानी कि इनका जब कन्वर्जेंट हो रहा है, तो वहां पर हमें ये घटनाएं देखने को मिलती हैं। और इसका उदाहरण है रॉकीज और इंडीज पर्वत वाला जो क्षेत्र है। ठीक, दूसरा महासागरी महासागरी, ठीक, इसको भी यही समझते हैं, क्योंकि महासागरी भारी, दोनों भारी प्लेटें हैं। जो ज्यादा दोनों में से भारी होगी वो आपकी क्या करेगी भैया, वो नीचे तक क्षेपित होगी, नीचे तक जाएगी और गहराई तक जाएगी, तो वहां भी सारी घटनाएं होंगी। क्या घटनाएं होंगी वहां पर, जैसे वहां पर आपको माउंटेन्स भी दिखाई देंगे, वहां पर आपको भूकंप भी दिखाई देगा, वहां ज्वालामुखी भी दिखाई देगा। अब इसको समझते हैं, इसको कहां से जोड़कर पूछा जा सकता है। ठीक, समझना, यहाँ पर ध्यान से समझना, इसको कहां पर एग्जामिनर जोड़ के पूछा है। जैसे प्रशांत महासागर देखते हो, रिंग ऑफ फायर की घटना देखते हो, तो बोले रिंग ऑफ फायर जो है वो रिंग ऑफ फायर बोले इसलिए जाता है क्योंकि वहां पर ज्वालामुखी घटनाएं भी हो रही हैं, वहां भूकंप भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। इसको इन शॉर्ट में फिगर बनाकर समझ लेते हैं। जैसे समझो, यहाँ पर ये यूरोप वाला, यूरेशिया वाला जो क्षेत्र है, ये मान लीजिए क्षेत्र देख लिया, ये जापान वाला जो क्षेत्र है, ठीक है। और इसके बाद में ये हमारा कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका है। ठीक, अब की नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका इधर ही बना रहे हैं, क्योंकि रिंग ऑफ फायर का क्षेत्र कौन सा है, बोले ये वाला पूरा रिंग ऑफ फायर है, जहां पर ज्वालामुखी भी आता है, भूकंप भी आता है, सब कुछ घटनाएं यहाँ देखने को मिलती हैं। अब इसमें होता क्या है, प्रशांत महासागर, ये बीच में पूरा का पूरा प्रशांत महासागर दिख रहा होगा। प्रशांत महासागर में देखो, यहाँ पर जो आपका अभिसारी प्लेट संचलन हो रहा है, इसमें जैसे अमेरिका ये जो नॉर्थ अमेरिका है इसकी प्लेट जो है, और ये साउथ अमेरिका की प्लेट है, ये तो महाद्वीपीय प्लेट है कि नहीं है, बोले ठीक है। लेकिन ये जो प्रशांत महासागर की प्लेट है ये तो महासागरीय प्लेट है, तो यहाँ महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट का कन्वर्जेंट हो रहा है। एक एग्जांपल समझ में आया। तो परिप्रशांत महासागर को समझना यहाँ पर, तो परिप्रशांत महासागर की जो क्षेत्र है, पेटी है, तो उसमें एक जगह पर कौन सा हो रहा है, महाद्वीपीय महासागरीय। फिर उसके बाद प्रशांत महासागर का एक किनारा ये भी तो है, बोले हाँ, प्रशांत महासागर का वो तो पूर्वी किनारा है, लेकिन प्रशांत महासागर का जो पश्चिमी किनारा है, बोले यहाँ पर प्रशांत महासागर की जो महासागरीय प्लेट है, और यूरेशिया की, ये यूरेशियन प्लेट देखी थी हमने, यूरेशियन प्लेट की यहाँ पर जो महासागरीय प्लेट है, ठीक, चूंकि यूरेशियन प्लेट महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों भागों से मिलकर बनी है, तो यूरेशियन प्लेट का जो महासागरीय भाग है उसका यहाँ पर देखो पूरब की ओर में विस्थापन अपना होता है, संचलन। तो यहाँ पर जो अभिसरण हो रहा है, यहाँ पर जो अभिसारी प्लेट से संचलन हो रहा है, उसमें प्रशांत महासागर की महासागरी और यूरेशियन की महासागरी, इन दोनों का यहाँ पर अभिसारी प्लेट संचलन होता है, जिसके चलते ही यहाँ पर क्या होता है, भूकंप भी आता है, ज्वालामुखी भी आता है। इस कारण देखो यहाँ पर भी कौन सी प्लेट जा रही है नीचे, महासागरी, और यहाँ पर भी कौन सी प्लेट भैया नीचे जा रही है, महासागरी जा रही है, जिसके चलते प्रशांत महासागर के दोनों ही किनारों पर, पूर्वी किनारों पर, पश्चिमी किनारों पर ये घटनाएं देखने को मिलती हैं। क्लियर, समझ में आया।
क्लियर तरीके से समझ में आया। और ज्यादा भयंकर तबाही कहां पर होती है, देखो जापान का क्षेत्र, ये क्षेत्र क्यों तबाही ज्यादा होती है, क्योंकि देखो प्रशांत महासागर भी अपने आप में महासागरी, यूरेशियन प्लेट भी महासागरी, यूरेशियन प्लेट का भी जो महासागरी क्षेत्र है वो टकराता है यहाँ पर, और दोनों में से जो ज्यादा भारी होगी वो ज्यादा गहराई तक जाएगी, और जब ज्यादा गहराई तक जाएगी तो ज्यादा ही निरंतर यहाँ पर देखो ज्वालामुखी प्रक्रियाएं क्या होती रहती हैं। क्लियर हुआ, अब क्लियर हो गई ये चीजें। तो ये सारी चीजें जो पूछी जा सकती हैं कहां से जोड़कर पूछी जाएंगी, है तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से ही तो डिस्क्राइब कर रहे हो, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से ही जब अभिसारी प्लेट संचलन डिस्क्राइब करोगे तो उसी में ही ये परिप्रशांत महासागर का रिंग ऑफ फायर वाला जो क्षेत्र है इसको भी जोड़कर पूछा जा सकता है। और इसको जोड़ा जब जाएगा तो एक तो महासागरी महाद्वीपीय जो प्लेट संचलन है या महासागरी महासागरी प्लेट संचलन, यानी कि महासागर महाद्वीप की प्लेटें पास पास आ सकती हैं और महासागर महासागर की प्लेटें पास पास आ सकती हैं। तीसरा एक और हो सकता है महाद्वीपीय महाद्वीपीय, यानी कि दोनों ही कॉन्टिनेंटल, दोनों ही महाद्वीपीय क्षेत्र की जो महाद्वीपीय प्लेटें हैं वो पास पास आएंगी। अगर इसको एक बार समझने की कोशिश करना है, इसको किस प्रश्न से जोड़कर पूछा जा सकता है, इसको वलित पर्वत से, वलित पर्वत जो हमारा हिमालय है ना, हिमालय की उत्पत्ति से जोड़कर पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जाएगा इसको समझो, पूछ दिएगा भैया हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, तो समझा पाओगे, बोले बिल्कुल समझा लेंगे। हिमालय की उत्पत्ति के बारे में इतना पता होना चाहिए कि जो यूरेशियन प्लेट है, देखो यहां पर भी यूरेशियन प्लेट ही है, और जो इंडियन प्लेट है इंडो इंडियन प्लेट किसका हिस्सा है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का, और यूरेशियन प्लेट तो पता ही है, लेकिन यूरेशियन प्लेट का ही महाद्वीपीय जो भाग है और इंडियन प्लेट का भी जो महाद्वीपीय भाग है ये दोनों पास पास आ रही हैं। अब ये दोनों जब पास पास आएंगी, चूंकि दोनों महाद्वीपीय हैं, दोनों हल्की होंगी, बताया ना, महासागरी भारी होती है और दोनों भैया ग्रेनाइट की बनी हुई है, तो दोनों ही क्या होंगी, हल्की होंगी। तो दोनों हल्की होंगी तो ये दोनों क्या करेंगी, जो प्लेट भीतर जाएगी, और इसमें दोनों में हल्की कौन है, इंडियन वाली प्लेट हल्की है। क्लियर, तो इंडियन प्लेट हल्की है तो इसी कारण से दोनों की तुलना में सॉरी उल्टा बता दिया, देखो दोनों प्लेटें हल्की होंगी लेकिन इंडियन जो प्लेट है दोनों के कंपैरिजन में थोड़ी भारी है, इसलिए ये जो इंडियन प्लेट है ये नीचे जाती है। तो ये इंडियन प्लेट जब नीचे जाएगी लेकिन बहुत गहराई तक क्या जा पाएगी, जैसे महासागरी प्लेट जाती है जितनी गहराई तक, क्या ये उतनी गहराई तक जा पाएगी, आप बोलोगे नहीं जा पाएगी। तो जब नहीं जा पाएगी तो जिसके चलते होता क्या है, ऐसा समझो जैसे ये प्लेट हो गई, ये यूरेशियन, ये इंडियन प्लेट हो गई, तो बहुत गहराई तक नहीं जाती है, तो केवल यहाँ पर क्या होगा भैया, भ्रंशन होगा, और भ्रंशन के बाद भैया टूटेंगे, यहाँ पर भूकंप तो आएगा, भूकंप के साथ में फोल्डेड माउंटेन्स का है ना, जो वलित पर्वतों का, यहाँ पर आपको वलित पर्वत के रूप में हिमालय की उत्पत्ति तो दिखाई देगी, लेकिन हिमालय की उत्पत्ति के अलावा यहाँ ज्वालामुखी क्रिया नहीं होगी, क्योंकि ज्वालामुखी क्रिया के लिए क्या जरूरी है, बोले प्लेट का गहराई तक जाना, तापमान का बढ़ना, मैग्मा का गर्म होकर के बाहर लावा के रूप में आना। बोले वो तभी पॉसिबल है जब प्लेट बहुत गहराई तक जाती है और तभी जाकर तापमान बढ़ेगा और तभी वो मैग्मा गलेगा और बाहर आएगा, और ये ऐसा हो नहीं पाता है, जिसके चलते हम हिमालय की उत्पत्ति को जब डिस्क्राइब करना होगा तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का कैसे सहारा लेते हुए हम ये बता सकते हैं उसको कि देखो भाई क्यों यहाँ पर ज्वालामुखी क्रिया नहीं होती है, मात्र यहाँ पर भूकंप आता है, और आज भी देखो ये प्लेट जो है धीरे धीरे जा रही है, जिसके चलते फोल्डेड माउंटेन जो हमारा हिमालय है इसकी ऊंचाई भी देखो बढ़ रही है और कैसे इसका निर्माण हो रहा है। क्लियर, बताया था ना कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को ही समझ लोगे अच्छे से तो जितने प्रश्न यहाँ से जोड़कर पूछे जाते हैं वो सारे प्रश्न यहाँ पर लिखना आ जाएगा। ठीक, तो समझ में आया, प्लेट टेक्टोनिक समझ में आया, प्लेट टेक्टोनिक के साथ में कैसे प्रश्न को डील करना है समझ में आ गया। अब आते हैं अपसारी वाले पर, डाइवर्जेंट वाले पर। देखो डाइवर्जेंट वाले को रचनात्मक क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो अभिसारी वाला है उसको विनाशी, क्योंकि उसमें क्रस्ट जो नीचे जाती है प्लेट, उसका क्रस्ट तो नाश होता है ना, उसका विनाश होता है, उसके बाद क्रस्ट का विनाश होता है तभी कोई रचनाएं आगे देखने को मिलती है, निर्माण देखने को मिलता है। लेकिन ये जो रचनात्मक क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ दो प्लेटें क्या हो रही हैं, यहाँ दो प्लेटें भैया केवल दूर दूर ही जा रही हैं। ठीक, यहाँ दो प्लेटें दूर दूर जा रही हैं, किसी तरीके का कोई विनाश नहीं, केवल रचना। क्या रचना हो रही है इसको समझते हैं। जैसे दो प्लेटें हैं, अब दो प्लेटें जब दूर दूर जाएंगी तो इसके बाद नीचे का जो लावा ठंडा होगा, लावा गर्म होगा, तो लावा गर्म होने के बाद में जब ऊपर आएगा तो लावा गर्म होने के बाद में ऊपर आकर के जब ठंडा होगा तो कोई संरचना बनेगी, तो उस संरचना को ही क्या कहा जाता है, उस संरचना को ही कहा जाता है कटक। और ये घटना कहां पर होती है, समझो बात को ध्यान से, ये महासागरों में होती है। जैसे अटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, तो इन सभी महासागरों में बनने वाले जो कटक होते हैं, कटक को सीधा समझो कि बाहर जो तुमको पहाड़ दिख रहे हैं ना, तो महासागर के अंदर जो पहाड़ होते हैं उनको कटक कहा जाता है। ठीक, आसान शब्दों में एकदम समझ लो। जैसे जैसे बाहर जो पहाड़ दिखते हैं ना, अब वो पहाड़ महासागर के अंदर है, हमें दिखते तो है नहीं, लेकिन महासागरों के अंदर ही जब प्लेट दूर दूर जाती हैं, प्लेट दूर दूर जा रही हैं, तो नीचे से मैग्मा बाहर निकल रहा है, गर्म होकर के मैग्मा बाहर निकलता है, क्योंकि प्रेशर हट रहा है कि नहीं, कल समझाया था ना कि जब प्लेट दूर दूर जाएंगी तो जो प्रेशर है, दबाव है, वो कम होगा, दबाव कम होगा तो वैसे ही नीचे से मैग्मा क्या होगा, बाहर आएगा, बाहर आएगा तो बाहर आकर जब ठंडा होगा तो जो संरचना स्थलाकृति बनेगी उस स्थलाकृति को ही क्या कहा जाता है, कटक कहा जाता है। ठीक, और वही कटक महासागरी कटकों का निर्माण, चाहे अटलांटिक महासागर के कटक हो चाहे तुम्हारे हिंद महासागर के कटक हो, इन कटकों का निर्माण ऐसे ही होता है। दूसरा जो सागर है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, इस थ्योरी को भी यहीं पे समझ सकते हो कि प्लेट जब दूर दूर जा रही
नहीं है, तो ये जो क्रस्ट आ रहा है, क्रस्ट जब सतह पर बन जाएगा तो नई सतह का निर्माण होगा, तो जो सी फ्लोर है वो स्प्रेड हो रही है कि नहीं हो रही है ना? फैली प्रसरण हो रहा है इसका कि नहीं हो रहा है? बोले तो सी फ्लोर जो स्प्रेडिंग थ्योरी है वो भी ऐसे ही दी गई थी कि प्लेटें जब दूर-दूर जाती हैं तो क्रस्ट आकर के बाहर ठंडा होता है, तो जो उसका फ्लोर है, जो सागर का तल है, उस तल का तो विस्तार हो रहा है। बोले हाँ, स्प्रेड हो रहा है, तो इस तरीके से उसका विस्तार भी दिखता है और जो कटक है इनका निर्माण भी होता है। तो किस कारण से हो रहा है? अब सारी प्लेट जो रचनात्मक क्यों बोला जाता है, समझ में आया? तीसरा है सन्नच्छी। देखो सन्नच्छी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ना इसमें कोई रचना हो रही है, ना इसमें कोई नष्ट हो रहा है, ना विनाश हो रहा है। तो बोले ना इसमें कोई रचना है, ना विनाश है, इसलिए पैरेलल जो मूवमेंट होता है प्लेटों का, उसको सन्नच्छी प्लेट्स जो है सीमांत भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है? प्लेटें जो हैं एक दूसरे के पैरेलल में अपोजिट दिशा में जब मूवमेंट करती हैं, तो जो घर्षण होता है, अब इस घर्षण के चलते ही जो फॉल्ट्स का निर्माण होता है, उन फॉल्ट्स के निर्माण में वहां भूकंप जैसी चीजें तो आती हैं। क्या ज्वालामुखी होगा वहां पर? घटना होगी? नहीं होगी, क्योंकि भैया पैरेलल मूवमेंट है, तो गहराई पे जाकर तापमान तो बढ़ नहीं रहा है। तो बोले इस कारण से यहाँ पर भूकंप जैसी घटनाएं तो देखने को मिलती हैं। जो फॉल्ट्स का निर्माण होता है वहां केवल यहाँ फॉल्ट बनेंगे, क्योंकि भ्रंशन होगा, आस में पैरेलल आएंगी और उसमें जब पैरेलल जब मूवमेंट करेंगी प्लेटें, तो पैरेलल मूवमेंट के साथ में जब जैसे इसका क्षेत्र जो देखना है, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का क्षेत्र जो देखोगे तो प्रशांत महासागर, वहां पर प्लेट जो है पैरेलल मूवमेंट करती हैं, उसके चलते जो फॉल्ट का निर्माण होता है और उस फॉल्ट के चलते वहां भूकंप जैसी घटनाएं तो होती हैं, ठीक? तो वहां पर आपको समानांतर जो प्लेट संचलन है वो देखने को मिलेगा। तो इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को अच्छे से आपको समझा पाने में समर्थ हो गया होगा मुझे लगता है। और अगर समझ में आ गई प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, और केवल प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ही नहीं उद्देश्य था, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है इसको अगर लिखने को आएगा, इसको डिस्क्राइब करने को आएगा, इसकी बाउंड्रीज लाइक इसकी कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और पैरेलल बाउंड्रीज लिखने को आएंगी, वो लिख दो, वो तो आसान है। लेकिन इससे जोड़कर अगर प्रशांत महासागर का रिंग ऑफ फायर वाला पूछा जाएगा तो उसको कैसे प्लेट टेक्टोनिक से समझाएगा, ये समझ गए होगे। हिमालय की उत्पत्ति वाला क्षेत्र अगर यहाँ से प्रश्न पूछ दिया जाएगा प्लेट टेक्टोनिक से जोड़ करके, उसको आप समझा सकते हो। और वो सारा का सारा कहां पर? कन्वर्जेंट वाली थ्योरी में ही देखो आपका निकल आएगा। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को अगर पूछा जाएगा तो जो डाइवर्जेंट वाली थ्योरी है इसको समझा सकते हो। महासागरीय कटक से जोड़कर अगर इनके निर्माण पर क्वेश्चन आ गया तो इसको भी आप बता सकते हो, यहाँ पर डाइवर्जेंट वाली जो थ्योरी से जोड़ करके आप समझा सकते हो। क्लियर? तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से कितने प्रश्न क्लियर हुए, समझ में आया? अब इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को अभी के समय में, वर्तमान समय में सबसे ज्यादा मान्यता इसी को मिली हुई है। साथ ही कुछ यहाँ पर इसकी भी आलोचना हो जाती है, प्लेटों की संख्या को लेकर के उसकी कुछ सीमाएं हैं, अपनी लिमिटेशंस हैं, गति को लेकर क्लियर नहीं है, जो कन्वेंशनल करंट्स हैं इनकी उत्पत्ति पर बहुत क्लैरिटी नहीं है, कहाँ से उत्पत्ति हो रही क्या है, ठीक? तो ये तो बहुत आलोचना सीमित होती है, लेकिन अभी इसके आलोचना के संदर्भ में जो बातें कही जाती हैं, कोई ऐसा और सिद्धांत नहीं है जो वर्तमान समय में महाद्वीप और महासागर या होने वाली घटनाओं को या बनने वाली स्थलाकृतियों को, होने वाली फिनोमेना को इतना स्पष्ट तरीके से बता पाए। तो इसलिए अभी के समय में सबसे शानदार जो थ्योरी हमारे पास है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। इसको ही अच्छे से समझ लेना है, और प्रश्न भी हमारे पास जो बनने हैं इसी से बनने हैं। आगे की थ्योरी आएगी तो समझी जाएगी, अभी इसी को समझना है अच्छे से। और फिर आगे अब हम लोग इसके बाद जो जियोमॉर्फोलॉजी में क्या रह जाता है, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, ये सब घटनाओं को अच्छे से कर लेंगे जो प्रश्न यहाँ से बने हुए हैं, ठीक है? जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके इर्द गिर्द रहते हुए उसको समझ लेंगे अच्छे से, ताकि एग्जाम में वहां से लिखने को हमारे पास में पर्याप्त मटेरियल मिल जाए, हमारे पास रहे यहाँ पर और समझ विकसित हो जाए। और ये लेक्चर आपको बताना है कि इस पर भैया समझ आपकी बनी है कि नहीं, इन दोनों टॉपिक्स को जो समझाने की कोशिश की गई थी वो समझ में आया कि नहीं आया, और समझ में आया, मजा आया करो तो फीडबैक वगैरह देते रहा करो। धन्यवाद।